हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश जांगड़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वर्त के मानक समीकरण की और उसके व्यापक समीकरण की। केंद्र और त्रिज्या उसके हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्त के व्यापक समीकरण से वर्त की केंद्र और त्रिज्या हम उसको 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला, वर्त के व्यापक समीकरण की उसके मुख्य समीकरण से, मतलब जो उसका मानक समीकरण होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। दूसरा तरीका, वर्त का जो आपको व्यापक समीकरण दिया जाता है उसका हम अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करते हैं x के सापेक्ष y को कांस्टेंट मानकर और एक बार अवकलन करते हैं y के सापेक्ष x को कांस्टेंट मानकर। तो जो हमें x और y की वैल्यू प्राप्त होती हैं वही क्या होती हैं, उसके केंद्र होती हैं। थर्ड तरीका इसका मैंने बताया था कि वर्त के व्यापक समीकरण को हम सरल करते हैं कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, और वो जो वर्त का व्यापक समीकरण है वो हमें प्राप्त होता है किसके रूप में, वर्त के मानक समीकरण के रूप में। तो फिर तुलना करने पर वहाँ से हमें उसका केंद्र और त्रिज्या प्राप्त होती है। अब कुछ कंडीशन हमारे पास हैं कि जैसे पहली कंडीशन हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जब वर्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, कब, जब वर्त कहाँ पर स्थित हो, अक्षों पर स्थित हो। अक्षों का स्थित मतलब उसका जो केंद्र होगा वो अक्षों पर स्थित होगा, या तो x अक्ष पे होगा या फिर किस पे होगा, वो y अक्ष पे होगा। तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास 4 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इस पहली स्थिति में, तो जब वर्त हमारे पास कहाँ पर स्थित हो, +x पे स्थित हो। तो +x पे है तो इसका केंद्र ये है। अब आपको पता है कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसके y दिशा का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो वर्त का जो हमारे पास मानक समीकरण था वो क्या था, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r² बताया था मैंने आपको। इसका जो केंद्र था हमारे पास वो क्या था, h, k, और त्रिज्या क्या थी इसकी, r थी। अब जनरली यदि हम इसका केंद्र h, k मानते हैं, जनरली क्या मानते हैं, इसका केंद्र h, k मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो हमारे पास वृत्त है उसका केंद्र कहाँ पर स्थित है, x अक्ष पर है। तो इसके y की वैल्यू कितनी होगी, 0। y की वैल्यू मतलब k, जो इसका k है निर्देशांक, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो इसका समीकरण क्या मिलेगा हमें। अब आप इसमें ये भी देख सकते हो कि ये जो वृत्त हमारे पास है इसकी जो त्रिज्या है, ये क्या है, इसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होगी, x की वैल्यू की। x की वैल्यू मतलब h के मान के बराबर होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर h की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। यदि ये दोनों कंडीशन मैं इस वर्त के समीकरण में लागू करता हूँ तो हमें यहाँ से वर्त का समीकरण क्या मिलता है, x - r का होल स्क्वायर प्लस y² और बराबर क्या मिलेगा हमें, r²। ये प्राप्त होता है हमें वर्त का समीकरण। सेकंड बात हम करते हैं इसकी, जब वर्त का केंद्र हमारे पास का हो, -x पे स्थित हो। तो आपको पता है कि ये -x है, इसका मतलब इसमें h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो -h, 0, और ये जो -h की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, r के इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो हमें वर्त का समीकरण मिलेगा वो वर्त का समीकरण क्या होगा, x + r का होल स्क्वायर प्लस y² और बराबर क्या हो जाएगा, r²। इस कंडीशन में हमें वर्त का समीकरण ये प्राप्त होता है। आगे जब हम बात करते हैं हमारे पास वर्त कहाँ पर स्थित हो, वर्त का केंद्र +y पे स्थित हो। तो +y का मतलब अब इसका केंद्र y अक्ष पर है तो इसका x निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा, 0। x निर्देशांक मतलब h की वैल्यू इसकी 0 होगी। तो h की वैल्यू 0 है और ये k, अब यहाँ पर जो k है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। तो यदि मैं इस वर्त के समीकरण की बात करूँ तो इस वर्त का जो समीकरण हमारे पास वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से इस वर्त का समीकरण मिलेगा x² प्लस y - r का होल स्क्वायर और बराबर क्या मिल जाएगा हमें, r²। ये प्राप्त होगा हमें इस वर्त का समीकरण। लास्ट इस कंडीशन में ये कि जब वर्त का केंद्र कहाँ पर स्थित हो, -k, y अक्ष पर स्थित हो, तो इसका केंद्र हो जाएगा 0, -k, मतलब -k की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, r के बराबर होगी। यदि ये वाली वैल्यू पुट करते हैं वर्त के मानक समीकरण में तो वर्त का मानक समीकरण आपको मिलता है x² प्लस y + r का होल स्क्वायर और बराबर r²। ये हुआ वर्त का समीकरण। अब हमने देखा कि इस चारों ही कंडीशन में हमारे पास वर्त के समीकरण है। जब वर्त का केंद्र स्थित हो +x पे तो वर्त का समीकरण ये होता है, मानक समीकरण। जब -x पे होगा तो वर्त का मानक समीकरण ये होता है। जब वर्त का केंद्र +y पे होगा तो इसका समीकरण ये होगा, और जब -y पे हो तो इसका समीकरण ये होता है। अब इसके बाद में हमारे पास एक कंडीशन और आती है जिसकी बात करते हैं सेकेंड केस, जब वर्त स्थित हो हमारे पास चतुर्थांश में। चतुर्थांश का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड में या थर्ड में या फिर फोर्थ में स्थित हो। तो हम देखते हैं
कि ये जो वृत्त हैं चारों ही वो क्या कर रहे हैं, अक्षों को स्पर्श कर रहे हैं, एक्स एक्स को भी और वाई एक्स को भी। तो जैसे हम इस वृत्त की बात करते हैं तो इसका केंद्र ये है। अब इस बिंदु की मतलब जो इसका केंद्र है उसकी एक्स निर्देशांक से दूरी और इसकी वाई निर्देशांक से दूरी ज्ञात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई को रिप्रेजेंट करती है हमेशा, और किसी भी बिंदु की वाई एक्स से जो दूरी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमने केंद्र क्या माने थे इसके, एच कोमा के माने थे। मानक समीकरण में केंद्र क्या माने थे हमने इसके, एच कोमा के। तो यदि मैं यहाँ पर केंद्र इसके एच कोमा के मानता हूँ तो मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू, हमारे पास एच की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू। तो ये है एच और ये इसमें क्या है, के। अब आपको पता है कि वृत्त तो एक ही है, तो इसकी त्रिज्याएं दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब एच और के की वैल्यू दोनों किसके बराबर होंगी, आर के बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच बराबर के बराबर क्या मिल जाएगा आपको, आर। यदि हम वृत्त का समीकरण ज्ञात करें, मानक समीकरण, तो वो हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर और बराबर क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर। ये प्राप्त होता है हमें वृत्त का मानक समीकरण। अब आगे हम बात करते हैं, जब वृत्त स्थित हो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, उसका केंद्र कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि ये फिर से वही बात, ये एक्स और वाई की वैल्यू होंगी इसमें, तो ये आपको मिल जाएगा इसमें एच की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी। तो केंद्र क्या हो जाएगा इसका, माइनस एच कोमा के, और ये दोनों त्रिज्या के बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एच बराबर के बराबर आर, माइनस एच बराबर के बराबर आर। तो इस कंडीशन में जो हमें वृत्त का समीकरण मिलेगा, वो वृत्त का समीकरण क्या प्राप्त होगा हमें, एक्स माइनस आर का, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर और बराबर क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर। क्योंकि एच और के दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर और बराबर क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर। तीसरी बार जब हमारे पास वृत्त स्थित हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि यदि कोई बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है तो उसके एक्स और वाई दोनों की वैल्यू किसकी होती है, हमेशा माइनस की होती है। तो इसका जो केंद्र है वो माइनस एच कोमा माइनस के हो जाएगा। अब दोनों इसकी त्रिज्या होंगी माइनस एच कोमा माइनस के, वो दोनों किसके बराबर होंगे, आर के बराबर होंगे। तो वृत्त का जो समीकरण मिलेगा हमें वो आपको मिलेगा एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर और बराबर क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर। ये हमें मिलेगा वृत्त का मानक समीकरण। इसमें लास्ट यह आता है इसमें कि जब वृत्त हमारे पास स्थित हो चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ चतुर्थांश में स्थित हो, तो इसका जो केंद्र होगा वो हो जाएगा इसमें एच कोमा माइनस के, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस की होती है और वाई की वैल्यू किसकी होती है, माइनस की होती है। तो यदि हम इसमें देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है वो किसकी वैल्यू, के की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू। तो यहाँ पर एच इक्वस टू माइनस के इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के जो निर्देशांक होंगे वो किसके बराबर होंगे, त्रिज्या के बराबर होंगे। तो वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त होता है एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस आर का होल स्क्वायर और बराबर क्या मिल जाएगा हमें, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने दो केस डिस्कस किए हैं, जब वृत्त अक्षों पर स्थित हो और जब वृत्त चतुर्थांश में स्थित हो। तो इन चारों कंडीशन में हमारे पास वृत्त के मानक समीकरण ये होते हैं, और इन चारों ही कंडीशन में हमारे पास वृत्त के मानक समीकरण ये होते हैं। धन्यवाद।